Hello students. Today we are going to cover a brief introduction about the chapters that we are going to study in economics class 10. हम लोग वैसे class 10th के सारे chapters को डिटेल में आपको बता चुके हैं, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, बट आज हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हमने उस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं. अगर हमको सब टॉपिक्स पता होते तो हमारे लिए कंटेंट समझना ज़्यादा आसान होता है. तो आज हम लोग उन सब टॉपिक्स के बारे में एक बार बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे जितने भी चैप्टर्स हमने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं. तो पहला चैप्टर जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं क्लास 10th में, दैट चैप्टर इज डेवलपमेंट, राइट. अब हमने डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या कवर करें. तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल. इसका मतलब क्या है कि व्हाट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स people have. That means what may be development for one does not necessarily mean that it is development for the other. तो पहले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही हमको इंट्रोडक्शन दे रहा है. सेकंड है कि आप इनकम के अलावा, ठीक है, एक तरीका तो हो गया कि हम इनकम तो एक सबसे बेसिक क्राइटेरिया है जिससे कि हम किसी भी चीज का डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, बट इनकम के अलावा और दूसरे गोल्स क्या होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक, अब हम आते हैं कि हमारी कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या है. नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारी कंट्री किन क्राइटेरियाज पर डेवलपमेंट को मेजर करती है, क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है. तो आप क्या क्या क्राइटेरिया यूज करते हो मेजर करने के लिए. हमारे लिए सिर्फ इनकम एक बेसिक क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, हम और भी चीजों को लुक अपॉन करते हैं. जैसे आप सैनिटेशन एक फैक्टर देख सकते हो, ठीक है, आप सिक्योरिटी एक फैक्टर देख सकते हो, आप इक्वालिटी एक फैक्टर देख सकते हो. तो ये क्या है, ये अपार्ट फ्रॉम इनकम वाले फैक्टर्स हैं. जब हम कंट्री के लेवल पर बात करते हैं तो कंट्री के लेवल पर ये क्या होगा, कंट्री के लेवल पर होता है कि हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर हमें प्रोवाइड कर रही है, कॉमन पीपल को प्रोवाइड कर रही है, उनसे हम नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करते हैं. तो हमारे पास कंट्रीज को या फिर अलग अलग स्टेट्स को मेजर करने के लिए ये क्राइटेरिया यूज किया जाता है. ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस अदर क्राइटेरिया. ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज में क्या होगा, ऐसी फैसिलिटीज जो कि हमको प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट होती हैं. लास्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर का आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, हर चीज डेफिनेटली डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये चीज आप हमेशा याद रखोगे कि इट इज रिलेटेड विद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, सही बात है, पर ये जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन है ये एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, राइट. दिस शुड टेक प्लेस एट एन बैलेंस्ड रेट. बैलेंस्ड रेट का मतलब क्या होगा कि हमारी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो एट द सेम टाइम फुलफिल हो ही रही हैं. एट द सेम टाइम हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम फ्यूचर जनरेशंस की नीड का पूरा ध्यान रखें. तब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं. तो हमारे लिए यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कुछ सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करता है. तो ये जो डेवलपमेंट है दैट शुड टेक प्लेस एट एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल रेट. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. तो हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में ये सारी सब हेडिंग्स हैं जिनके बारे में डिटेल में पढ़ा है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. आपके इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो सबसे पहले तो हम इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम कौन सी एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम कौन सी एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं और टर्शरी सेक्टर के अंदर हम कौन सी एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं. ठीक है, अगर हम इनके ऑल्टरनेटिव नेम देखें तो हमारे पास आते हैं
प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इट प्रोसेसेस रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड, हेंस इट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड द टर्शरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास इन तीन सेक्टर्स को कंपैरिजन करना है, तो हमारे को इनकी एक्टिविटीज पता होनी चाहिए और इन तीनों सेक्टर से हमें क्या मिलती है, इन तीनों सेक्टर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो जो भी इनकम जनरेट होती है इन तीनों सेक्टर से एक पर्टिकुलर ईयर में विद इन अ कंट्री, दैट इज नोन एज द कंट्रीज जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन में क्या आता है कि आपके पास ये तीनों सेक्टर में से जब आप कंपैरिजन करते हो तो ज्यादा पहला कंपैरिजन होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। ये पहला सेक्टर क्या होगा, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कि ईच सेक्टर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक, ईयर वाइज हम तीन अलग अलग ईयर बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं। इसको हमने अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे, तो आपको ये कंपैरिजन किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ से बताया है। दूसरा कंपैरिजन हम क्या करें, पहला तो हो गया नंबर ऑफ पीपल और दूसरा हो गया कि इन तीनों से कितनी इनकम इंडिविजुअली जनरेट होती है, मतलब इनका जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इनकम जनरेशन में इन तीनों सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, ओवर द इयर्स हम क्या चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, जब हम जीडीपी पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज करते हैं। पहला टर्म हम यूज करते हैं कि फाइनल गुड्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा टर्म हम यूज करते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स किनको बोला जाता है। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होना चाहिए जो आपको इसमें समझाया जाता है कि जब अपन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो व्हाट ऑल थिंग्स और व्हाट ऑल टर्म्स वी गो थ्रू, राइट। नेक्स्ट वी हैव कि हम इन सेक्टर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, किन किन बेसिस पर डिवाइड होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर दो बेसिस पर और डिवाइड करे। पहला है कि किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, कौन से सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक, और दूसरा है ओनरशिप के बेसिस पर हम कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो इनमें हमारे पास 4 to 5 डिफरेंसेस हर सेक्टर में हैं जिनके बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ आपका सेकंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट वी मूव टू द थर्ड चैप्टर, that is money and credit. Very important chapter if you want to study it from today's perspective. money और credit में हमें क्या बताया है कि मनी फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, मनी को हमने बार्टर सिस्टम के ऑल्टरनेट फॉर्म में हम इमर्ज होते हुए देखते हैं। बार्टर सिस्टम की एक सबसे बड़ी कमी क्या बताई है कि क्यों प्रॉब्लमैटिक था, बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये एक बहुत बड़ी कमी थी जो हम बार्टर सिस्टम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव निकाला, दैट वाज नोन एज मनी। अब मनी के फॉर्म्स होते हैं, कई सारे फॉर्म्स हैं। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स में हम मनी को अलग वे में यूज करें। पुराने जमाने में पैसे का मतलब कुछ और हुआ करता था। तो पुराने जमाने से शुरू करते हैं। पुराने जमाने में लोग सिक्कों का इस्तेमाल करते थे एंड दोस कॉइन्स वर मेड आउट ऑफ प्रेशियस मेटल्स। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब मेटल्स के हम लोग कॉइन्स का चलन देखते थे। तो ये जब चलन था तो एक्चुअली में ये भी एक प्रॉब्लमैटिक सिस्टम है। मनी तो है बट आप वैल्यू वाइज इक्वेट नहीं कर सकते, है ना। तो वैल्यू वाइज इक्वेशन में प्रॉब्लम थी, तो हम क्या हुआ, हमने उसको मॉडिफाई किया है ओवर ईयर्स। जब ये मॉडिफिकेशन हुआ तो उस मॉडिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि पेपर नोट्स का चलना शुरू हो गया और जो कॉइन्स बनने लग गए वो कॉइन्स कोई प्रेशियस मेटल्स के कॉइन नहीं थे, वो अब ऐसे कॉइन्स थे बट उनके ऊपर ऑथराइजेशन था ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी कैसे शुरू हुआ। पेपर नोट हो गया, कॉइन्स हो गया, चेक हो गया, जिसमें आप एक सिंपल पेपर के ऊपर डिपेंडेंट हो मनी को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पर हम बैंक्स का रोल देखते हैं, ठीक है। तो बैंक की कुछ फैसिलिटीज हैं, जैसे बैंक की फैसिलिटी है लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना टू द पीपल हु आर इन नीड। अब ये सिस्टम चलता कैसे है, ये सिस्टम डिपेंड करता है दो लोगों पे, जो लोन ले रहा है वो, और जो बैंक का एक कस्टमर है जो कि अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करता है वो, ठीक। तो जब आप बैंक में कोई सेविंग डिपॉजिट करते हो तो आपको उस पे क्या दिया जाता है, कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर अ पर्सन इन नीड हु वांट क्रेडिट फ्रॉम द बैंक अप्रोचेस द बैंक, वेयर डज द बैंक गेट मनी फ्रॉम, बैंक के पास वो पैसा कहाँ से आता है। तो जो सेविंग्स डिपॉजिट हुई हैं, उन सेविंग्स का कुछ हिस्सा बैंक क्या करती है, इस्तेमाल करती है टू लेंड मनी, और जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया on the loan provided to the customer is much higher in comparison to the interest that is provided on savings, so that becomes the overall income of the bank। तो बैंक की ये जो लोनिंग एक्टिविटी है ये दो पर्सन पर डिपेंड करती है, दो पार्टीज पर डिपेंड करती है, एक होता है बोरोअर और एक होता है लेंडर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो क्रेडिट सिचुएशंस बताइए, हमारी बुक में दो एग्जांपल्स दिए हैं, दो क्रेडिट सिचुएशंस बताइए। एक क्या है, एक हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन बताइए और एक हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन बताइए। कैसे फेवरेबल, क्यों फेवरेबल? वो कंडीशन है कि जब आपने मान लो लोन लिया, आप उस लोन से फायदा उठा पाए और आपको उससे प्रॉफिट हुआ, आपके लिए वो क्रेडिट क्या हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया। पर आपने लोन लिया आपके पुराने डेप्थ को चुकाने के लिए, तो आपके पास एक्चुअली में एक और डेप्थ इंक्रीज हो गया। तो अनफेवरेबल लोनिंग एक्टिविटी कैन ऑफन लीड टू डेप्थ ट्रैप। ये हमारे लिए ट्रैप क्यों बोला है, क्योंकि एक जाल बन सकता है कि आप एक कर्जे को पूरा करने के लिए आप वापस एक और कर्जा शुरू कर रहे हो, आप एक और डेप्थ शुरू कर रहे हो, आप वापस से उसको, एक साइक्लिक चेन है, ठीक है, जो खत्म नहीं होगी, जो लगातार चलती रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल है। ये हमारे लिए ये एक डेप्थ ट्रैप हो सकता है, ठीक है। अब आप जब लोन लेने के लिए जाते हो तो आपको कुछ कंडीशंस हैं जो आपको क्रेडिट पर मिलती है। तो आपको बैंक ऐसे ही लोन नहीं देता, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ टर्म्स माननी पड़ती हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। क्या क्या आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, हमको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज कोलैटरल, ठीक है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। सो व्हाट डू यू नीड इज डॉक्यूमेंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क। यानी अगर आप कुछ चीज रीपे करने में कभी कुछ प्रॉब्लम आई, या इफ यू आर अनएबल टू रीपे दैट लोन, सो व्हाट डज द बैंक डू, बैंक क्या करेगी, बैंक उस कोलैटरल का इस्तेमाल करके अपना पूरा का पूरा पैसा उस कोलैटरल के थ्रू चुका लेती है या उसके थ्रू रिकवर कर लेती है। दैट इज व्हाई कोलैटरल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड, एंड कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन टुगेदर विल फॉर्म टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स का मतलब यही हुआ ना कि भाई क्या कंडीशंस पर हमको क्रेडिट मिलेगा। आपके पास दो तरीके हैं जिनसे कि आप क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। आपके पास फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया है, जहां पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल बताया है ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई। क्या करता है आरबीआई, आरबीआई एक फॉर्मल सेक्टर इंस्टीट्यूशन है जो कि कमर्शियल बैंक्स के ऊपर चेक रखने का काम करता है, और जो भी करेंसी हमारे यहाँ प्रिंट होती है वो आरबीआई ही प्रिंट करने का काम करता है। सो आरबीआई इज एक्चुअली वर्किंग एज एन एजेंसी थ्रू विच द गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग ऑन फाइनेंशियल लाइंस। तो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है इस फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को चलाने के लिए, ठीक है। तो आरबीआई का ये रोल हमको यहाँ पर बताया है, ठीक है। आपके पास आरबीआई तो कमर्शियल बैंक नहीं है, कमर्शियल इन द सेंस कि वो डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करता है ना। तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके ऊपर चेक रखने का काम आरबीआई का होता है, ठीक है। तो आरबीआई बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं,
वो हमको यहाँ पर बताए हुए हैं। आरबीआई के अलावा हमारे पास फॉर्मल सेक्टर में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आते हैं, एसएचजीज भी आते हैं। ठीक है, एसएचजीज क्यों बताएं? देखो, रूरल एरिया में लोगों के पास थोड़ी कोलैटरल की कमी होती है, डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है, तो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं लोन मांगने के लिए। तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, हमारे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, जो कि बहुत बहुत एग्जॉर्बिटेंट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, ये 15 to 20 वुमेन जो हैं गांव में मिलकर बनाती हैं। ठीक, अगर ये ग्रुप सेविंग्स में रेगुलर रह पाते हैं तो इस ग्रुप के नाम पर दे कैन अवेल लोन फ्रॉम द बैंक, अवेल लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये वाला रोल होता है। तो एक्चुअली में ये फीमेल्स को भी सपोर्ट कर रहा है, रूरल एरिया में फीमेल्स को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो मनी को सेव कर सके, मतलब उनको प्रमोट कर सके ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर की हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। वी हैव ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, very important and very relatable chapter that we have studied in class 10th। क्या है ग्लोबलाइजेशन? सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, on what factors it is dependent। so it is dependent on 3 factors: LPG, liberalization, privatization and globalization। ठीक है, आपकी कंट्री में जो भी मार्केट्स प्लेसेस इंटरकनेक्टेड हैं और जो भी कमोडिटीज और गुड्स का एक्सचेंज हो पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हम सबसे पहली हेडिंग में क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज कैसे चल पा रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज मींस हाउ द मार्केट प्लेसेस आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर, और इसको इंटरलिंक करने में ये तीनों फैक्टर डिटरमिन करते हैं, ये तीनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज पॉलिसी ऑफ LPG। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, इन सब चीजों से हो क्या रहा है, इन सब चीजों की वजह से, इस इंटरकनेक्शन की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हम अक्रॉस कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड। जब ट्रेडिंग फॉरेन कंट्रीज के बीच में होती है तो डेफिनेट सी बात है कि एक्सचेंज ऑफ करेंसी भी होता है। तो एक्चुअली में ये एक्सचेंज की वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एक तो आ पा रहे हैं, करेंसीज का एक्सचेंज हो पा रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट वी हैव, और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब हमारी कंट्री में जो बाहर के देशों की चीजें आकर बिकती हैं, सेल होती हैं, वो। एक्सपोर्ट का मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स जो आउटसाइड इंडिया सेल हो रहे हैं, वो। ठीक है, तो हमारी ये जो कंट्रीज हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक, ग्लोबलाइजेशन हम बोलते किसको है, ग्लोबलाइजेशन इज दैट प्रोसेस where the marketplaces are interlinked with one another। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है? कुछ फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, तो क्यों जरूरी है? एक्चुअली में आप ये बोलो कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, टर्शरी सेक्टर को एक बूम मिलना, एक बूस्ट मिलना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री में अट्रैक्शन होना, तो हमारी कंट्री में एक्चुअली डेवलपमेंट को फॉस्टर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि लिया गया था इन द ईयर 1991। ठीक है, अब क्योंकि कनेक्शन कंट्रीज के बीच में है तो चलो हमारी कंट्री का तो हम मैनेज कर सकते हैं, पर क्योंकि विद इन कंट्रीज है तो उसके लिए हम कौन सी एजेंसी पर डिपेंडेंट हैं जो कि फेयर ट्रेड को बैलेंस करने का काम करती है बिटवीन कंट्रीज। अगर कभी डिस्प्यूट हो भी जाए, अगर कुछ ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर मान लो आ भी जाएं, तो हम किस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेंगे फॉर दैट फ्री और लिबरल ट्रेड? सो वी हैव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन which was formed in the year 1995. The headquarters of this organizations are located at Geneva, Switzerland. However, this organization was formed as a replacement of GATT. ठीक है, GATT, ये replacement के फॉर्म में बनी थी, GATT के replacement। GATT क्या है?
जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। अब क्योंकि वो एक अग्रीमेंट था तो नॉट मेनी कंट्रीज फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशन, सो वी नीडेड अ मोर concrete organization to look into the matters related to international trade, hence World Trade Organization came into existence, right? अगर आप ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखो तो देखो हर चीज का नेगेटिव साइड भी होता है, हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, कुछ हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं टू लुक अपॉन ग्लोबलाइजेशन, हेंस हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके का इम्पैक्ट बताया हुआ है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब एक फेयर ग्लोबलाइजेशन को अचीव करने के लिए हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ड्रॉबैक्स रह गए। जैसे WTO जब स्टैब्लिश किया है तो एक फेयर ट्रेड के लिए स्टैब्लिश किया है, बट हम क्या देखते हैं कि WTO थोड़ा सा बायस्ड है डेवलप्ड नेशंस की तरफ। डेवलपिंग नेशंस क्या है, डेवलपिंग नेशंस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर अ फ्री बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। कई जगह पे हम देखते हैं कि डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं वहां पर सब आउटडेटेड चीजें डंप होती हैं, ठीक, बायसनेस देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं कि हमारे डेवलपिंग नेशंस अभी भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर अ फ्री बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है जो कि हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। Rest of the chapters are from history, so we'll cover them. We'll also cover the history chapters in the next lecture. Okay, thank you so much.